हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। रीट मेंस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जामिनर हर हाल में पूछता है, और अगर आज के ये टॉपिक्स आपने मिस कर दिए तो बिलीव मी आप सीधे एग्ज़ाम हॉल में बहुत कुछ स्किप करोगे बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन का मेन आधार होता है स्ट्रेटजी। आपको सही प्लानिंग पता होनी चाहिए, कौन से टॉपिक पर आपको कमांड करनी है, कौन से टॉपिक को आपको पहले से ही कंप्लीट करके रखने हैं, किन टॉपिक्स को नॉर्मल वे में पढ़ना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ये वही स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेक्शन को है ना लॉक करते हैं। आज हम कुछ स्कोरिंग टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, उस हद तक प्रिपेयर करके रखना है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको इनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े कि यार वो चीज़ इसमें बाकी रह गई। बच्चे सबसे बड़ी 90% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि स्कोरिंग टॉपिक्स को नहीं अलग से नहीं करते, वो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते जाते सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाते हैं। लास्ट में जाके ना सिलेबस भी रिवाइज नहीं होता और ना ही उनको स्कोरिंग टॉपिक रिवाइज होता है। तो शुरू करते हैं। मैं जो है राजस्थान जीके के टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिनको आपको अलग से पहले से प्रिपेयर करके रखना है। सबसे पहले बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में हम सबसे पहले राजस्थान का परिचय, स्थिति, विस्तार, ये चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद ये वैसे भौगोलिक स्वरूप, हमारा सिलेबस रीट मेंस का जो सिलेबस है वो स्टार्ट ही इसी से हो रहा है, लेकिन हम पहले राजस्थान के परिचय वगैरह ये इसमें शामिल होकर मान के चलते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात करें स्कोरिंग टॉपिक की, तो इसमें से चाहे राजस्थान की स्थिति, विस्तार वगैरह वहाँ से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, जो भौगोलिक वर्गीकरण है, वहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। जैसे मरुस्थल से बन हो, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का जो 4 प्रकार है मेन जो मरुस्थल हो गया, पूरी मैदानी क्षेत्र हो गया, अरावली प्रदेश हो गया या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हो गया। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन 100%, एक तो कम से कम बनता ही बनता है। जो स्थिति और विस्तार है वो ऑप्शनल है, यहाँ मतलब यहाँ से तो 100% बनेगा, उससे भी बन सकता है। नेक्स्ट जो है वो है स्कोरिंग टॉपिक अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि नदियाँ पढ़ते हैं, नदियों पे जो बांध पढ़ते हैं, इनसे और जो रिलेटेड जो परियोजनाएं वगैरह हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, चीज़ों को जो है पेपर को एनालिसिस किया हो, तो आपको पता होगा कि अफवाह तंत्र के अंदर नदियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नदियों के बिना तो एक भी पेपर कंप्लीट नहीं होता। जहाँ तक मैंने जितने पेपर देखे हैं, जितने पेपर का एनालिसिस किया है, उसमें जो है चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम हो, उसमें नदियों का एक क्वेश्चन फिक्स है, गारंटेड है, 100% गारंटी है इस बात की कि नदियों वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है वनस्पति, यानी कि राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा वनस्पति, इससे नेक्स्ट जो है वो है वनस्पति। राजस्थान की वन संपदा, इससे भी 100% क्वेश्चन बनता है। इससे क्वेश्चन बनता कहाँ से? वैसे तो नॉर्मली जो मेन जो वृक्ष हो गए, जो मेन वन हो गए, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लेटेस्ट अपडेट से, जो जैसे कि लेटेस्ट वन रिपोर्ट हो गई, लेटेस्ट जो प्रशासनिक प्रतिवेदन हो गया, जैसे अभी 2024-25 वाला प्रशासनिक प्रतिवेदन, वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, उसकी अलग से शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है। 18वीं वन रिपोर्ट वो दिसंबर में जारी हो गई थी, तो इससे जो रिलेटेड डाटा है वो उसके क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो स्कोरिंग टॉपिक है, इस बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, हल्के में नहीं लेना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन उठे, इससे क्वेश्चन जो है हमारा छूटे नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वनस्पति हो गया, नदियाँ हो गई, भौगोलिक स्वरूप हो गया। नेक्स्ट जो है वो है मृदा। अगर किसी के भी एग्ज़ाम के सिलेबस में मृदा टॉपिक दे रखा है ना, तो उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये तो वो टॉपिक है ना जहाँ RSS भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। आज मेरी जो क्लास थी वो भी इस मृदा पर ही थी। ये जो है ना RSS भी जैसे चाहे ना वैसे घुमा देता है, इसमें हल्का सा घुमाया और बच्चा पूरा घूम जाता है। इसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है, अदरवाइज इसके क्वेश्चन जो हैं वो सही नहीं हो पाते हैं। स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखना है पहले से ही। नेक्स्ट जो है वो है राजस्थान की जनसंख्या। इस टॉपिक के अंदर जनगणना, लिंगानुपात, ये जो है ये टॉपिक भी आ जाते हैं। इसको जो है
पहले पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, गारंटी ये बनेगा, लेकिन फिर भी बच्चे लास्ट में जाके इस टॉपिक पर पढ़ते हैं कि यार ये देखना है, ये देखना है, वो देखना है, और जल्दबाजी के चक्कर में ना तो पूरा रिवाइज कर पाते हैं और क्वेश्चन जो है वो गलत करके आ जाते हैं। भाई ये स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग टॉपिक का मतलब क्या होता है, इनको पहले अलग से छांट के रखो, उनको डेली प्रैक्टिस करो, उन चीज़ों पे अच्छे से कमांड करके रखो, ताकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले कम ये चीज़ें तो पहले कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जाम से पहले तो जो बचा जो सिलेबस है उसको देखो, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिलेबस है, ये तो फिक्स टॉपिक है, ये इनसे तो पहले ही पता है क्वेश्चन बनेगा। जो अदर जो टॉपिक है हाँ कि उनमें पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनको रिवाइज करो, ये इनका रिविजन पहले ही कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जनजातियाँ। अगर किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में जनजातियाँ दे रखा है या फिर नहीं भी दे रखा हो, तो भी कल्चर में हम वस्त्र आभूषण ये पढ़ते हैं, त्यौहार वगैरह ये पढ़ते हैं, मेले वगैरह, तो ये एक कनेक्टेड टॉपिक है। मेरा मानना यह है कि अगर उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे कि आभूषण वस्त्र वगैरह ये हो गए, तो इनमें जनजातियों के ही पूछते हैं। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया उस चीज़ को, तो राजस्थान की जनजातियाँ रीट मेंस में तो अलग से दे रखा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से कमांड करके चलना है इस टॉपिक पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टॉपिक है वो है खनिज। खनिज एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी एग्जाम में होता है, खनिज, और यही ऐसा टॉपिक है जो लगभग 95 स्टूडेंट के कमज़ोर होता है। बहुत कम 1 से 2% ही मान के चलो कि टॉपिक जो है वो बच्चे के स्ट्रॉन्ग होता है, और ये वो बच्चे होते हैं जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं, इस टॉपिक की शुरू से मजबूती रखते हैं। इस पर 1 दिन में 2 दिन में इस पर जो है कमांड नहीं होती है, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, हर बार एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है इस पर कमांड करके चलनी होती है। तो ये टॉपिक पर भी, इस टॉपिक को भी याद किया जा सकता है, असंभव तो कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है। इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल, अगर आप इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा होता है आई एम पॉसिबल। जब इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल कैसे हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है ऊर्जा। ऊर्जा जो है ना, अगर ये टॉपिक मेंशन नहीं भी हो ना, तो भी अगर करंट जो है वो लगभग सभी एग्जाम में आता है, और करंट में ऊर्जा सबसे मेन टॉपिक होता है। अगर ऊर्जा से रिलेटेड कोई भी फैक्ट हो करंट में, उसको पकड़ के रखना, उसको घोट के पी जाना, क्योंकि ऊर्जा में हमारा राजस्थान जो है वो नंबर 1 पे चल रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में। और ऊर्जा आपके रीट मेंस में तो ऊर्जा स्पेशली टॉपिक दे रखा है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है, फिर भी बच्चे जो है गलत करके आ जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, नवीकरणीय गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, ये स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक पर आपकी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो जो ज्योग्राफी के जो हैं ये ज्योग्राफी के ये टोटल हो गए, टोटल जो ज्योग्राफी के ये हो गए 8 टॉपिक। ये इन 8 टॉपिक पर जो है आपकी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री में सबसे पहले हम सभ्यता से शुरुआत करते हैं। सभ्यता जो है वो ये टॉपिक जो है लगभग सभी एग्जाम में हम होता है, और हर एग्जाम में बहुत ज़बरदस्ती क्वेश्चन बनता है सभ्यता से। अगर सिंपल क्वेश्चन, भले सिंपल क्वेश्चन बने, लेकिन बनता ज़रूर है, और अगर थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन बन गया तो बच्चे घूम जाते हैं। ये टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। जो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ते हैं, स्कोरिंग टॉपिक के रूप में इसको अलग करके पढ़ते हैं, वही बच्चे इसको सही कर पाते हैं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए तो बच्चा घूम जाता है वहीं पर। तो ये जो है एक स्कोरिंग टॉपिक है, कौन सा, सभ्यता वाला। अब नेक्स्ट जो है वो है दुर्ग। आर्ट में जो है दुर्ग जो है सबसे मेन टॉपिक है, इसके बिना पेपर कंप्लीट होता ही नहीं है। दुर्ग आप कहीं पर कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, दुर्ग से रिलेटेड अगर कोई है, इसके बाद में स्मारक वगैरह बहुत कुछ होते हैं, लेकिन दुर्ग से क्वेश्चन बनता है और 100% बनता है दुर्ग पर। और अभी लेटेस्ट जो है ट्रेंडिंग आरएसएसबी ने पैटर्न नहीं बदला, लेकिन आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल लिया है, बहुत ज़बरदस्ती क्वेश्चन उठा रही है। तो इस तरीके से आपको इनको हल्के में लेकर नहीं चलना है। आपने एक चीज़ नोटिस की हो, जैसे आरपीएससी हो गई या आरएसएसबी हो गया, इनका अपना अपना पैटर्न है, लेकिन आरपीएससी भी बना तो इसी टॉपिक से रही है ना क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है कि स्मारक दे दिया या फिर कुछ और चीज़ें दे रही, सभ्यता से ही क्वेश्चन उठा रही है, इससे दुर्ग से ही क्वेश्चन उठा रही है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें डिटेल में जा रही है। तो ये तो भाई स्कोरिंग टॉपिक है, इनको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन हिट हो जाएगा, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है लोक देवता या लोक देवी।
ये जो है ना, ये दोनों को साथ में लिखा है मैंने, क्योंकि या तो लोक देवता से क्वेश्चन बनता है या लोक देवी से क्वेश्चन बनता है, लेकिन बनता ज़रूर है। ये टॉपिक जिस भी एग्जाम में मेंशन है वहाँ पर ये यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। नेक्स्ट जो है वो है आभूषण। आभूषण से भी अगर ये टॉपिक अगर मेंशन है सिलेबस में तो आभूषण से बनता ही बनता है, और फिर भी बच्चों से क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि आप इसको अलग से नहीं पढ़ते हो, डेली इसको नहीं पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, याद रहती है चीज़ें, क्यों याद नहीं रहती। नेक्स्ट जो है वो है चित्रकला। चित्रकला से भी क्वेश्चन जो है वो बनता है, इससे भी बनता है 100% जो है चित्रकला अगर आपके सिलेबस में मेंशन है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना जो है 101% होती है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति। जैसे हमारे सिलेबस में 1857 क्रांति, ये जनजातीय आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, ये सारी चीज़ें दे रखी है, लेकिन 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जो छोटे से छोटे एग्जाम में भी आता है, तो इसको तो बिल्कुल भी हल्के में लेके नहीं चलना है। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा एग्जाम में जाने से पहले भी इस टॉपिक को लेके इसको पढ़ते रहता है, लास्ट में जाके याद आता है कि यार ये तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना था, ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब पता है इसको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये आपको पहले से इनको अलग से लिखना चाहिए, इनको अलग से व्यवस्थित करना चाहिए। इसको जो है लिख के या फिर इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, इसको अपने टेबल जहाँ पर भी आप स्टडी टेबल पढ़ते हो वहाँ पर आपको इसको चिपका के रखना और देखना है कि ये टॉपिक, मेक श्योर ये टॉपिक आपके 100% क्लियर होने चाहिए, बहुत ज़बरदस्त कमांड होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है एकीकरण। ये भी एक ऐसा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, अगर व्यवस्थित पढ़ो तो इजी टॉपिक है और बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, नंबर देके जाता है, नंबर देके जाने वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट जो है वो है राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ। राजस्थान रीट मेंस के सिलेबस में अलग से टॉपिक दे रखा है राजस्थानी भाषा और साहित्य, वहाँ का ये क्वेश्चन है, वहाँ का ये टॉपिक है। इसमें जो है चाहे ये करंट का भी टॉपिक है, करंट में कैसे आपने नोटिस किया हो, ऑब्जर्व किया हो, तो करंट में भी एक पुस्तक, यहाँ से एक पुस्तक यानी कि बुक का क्वेश्चन बनता है। बुक जो ट्रेंडिंग बुक हो, जो करंट की बुक हो, वहाँ से एक ने क्वेश्चन बनता है, और अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाता है तो यहाँ से साहित्य से क्वेश्चन उठाता है। वैसे तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक करंट में कोई बुक चल रही होगी, पॉपुलर बुक होगी जो, तो वहाँ का क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है, और एक क्वेश्चन राजस्थानी भाषा और साहित्य ये टॉपिक दे रखा, तो यहाँ से भी जो पुराने साहित्यकार हैं, जो कवि सूर्यमल मिश्र हो गए, जो बड़े बड़े जो पॉपुलर जो हैं कवि, उनकी जो है किताबें पूछते हैं, तो यहाँ ये तो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, और रीट मेंस में तो अलग से दे रखा है, तो इसको अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट जो है वो है योजनाएं। रीट मेंस के सिलेबस में तो योजना भर के दे रखी है, फ्लैगशिप योजनाएं दे रखी है, कल्याण विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं दे रखी है, प्लस करंट अफेयर में दे रखा है, तो करंट अफेयर में योजनाएं, बहुत दूसरी योजनाएं जो हैं वो भी चल रही है। तो यानी कि ये मैं तो ये मानूंगी, कोई मतलब जो स्मार्ट बच्चा होगा ना वो शुरुआत यहाँ से करेगा, वो डेली एक योजना को पकड़ के बैठेगा, या फिर करंट पढ़ रहा है तो करंट में एक योजना को व्यवस्थित करके जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसके 5-6 पेज बनेंगे, और अगर शॉर्ट नोट्स बनाएगा तो 3 पेज 4 पेज बन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अगर व्यवस्थित करेंगे तो मान लो भले फ्लैगशिप योजना ले लो और विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, इनका 8 से 10 पेज बन जाते हैं, करंट की योजना ले लो, तो क्या 10 पेज से अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बच्चा ढंग से पढ़ता नहीं है, ऑब्जर्व ही नहीं करता इन चीज़ों को, योजनाओं को बहुत अच्छे से जो है आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रतीक चिन्ह। रीट मेंस के सिलेबस में सामान्य जीके में ये टॉपिक दे रखे हैं, इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे जो हैं वो और कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो सोचते हैं कि यार इससे क्या ही है, मतलब सिंपल जो मेन प्रतीक है हमारे राज्य वृक्ष हो गया, राज्य पुष्प हो गया, राज्य पक्षी हो गया, ये चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अब आप देखोगे तो पेपर जो होता है ना इजी बनता है, मॉडरेट भी बनता है, पूरा ओवरऑल स्टूडेंट को ध्यान में रख कर बनता है, तो इजी क्वेश्चन जो होता है ना वो यहाँ से उठाते हैं, और बच्चे इनको हल्के में लेके चला जाता है, डाटा ढंग से याद नहीं करते, जैसे कि राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, राज्य पुष्प कब घोषित किया गया, तो वो क्वेश्चन इनके गलत हो जाते हैं। इसलिए इजी टॉपिक को लेके, इजी टॉपिक है लेकिन स्कोरिंग टॉपिक के अंदर आता है, इसको तो घोट के पीना है आपको। नेक्स्ट जो वो है वो हमारा क्वेश्चन है प्रतीक चिन्ह हो गया, योजनाएं हो गई। नेक्स्ट जो है वो है प्रमुख खिलाड़ी। प्रमुख खिलाड़ी
जो है वो हमारे करंट का भी टॉपिक है, और प्लस रीट मेंस में तो स्पेशली दे रखा है खिलाड़ी जो राजस्थान सामान्य ज्ञान इसमें अलग से दे रखा है। ये तो डबल, इससे तो मान के चलो क्वेश्चन बनता ही बनता है, वैसे भी बनता है। ये अगर अलग से टॉपिक नहीं भी दे रखा होता फिर भी करंट का क्वेश्चन है, करंट में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्कोरिंग टॉपिक है तो जो खिलाड़ी है उन पर पहले से ही आपको, जो खिलाड़ी से रिलेटेड जो फैक्ट है उन पर आपको पहले से ही कमांड बना के चलना है। नेक्स्ट जो है वो है उद्योग। उद्योग जो है इस पर भी जो है बनते हैं क्वेश्चन, उद्योग से बनते हैं। अभी आपने फर्स्ट ग्रेड का भी देखा होगा, अभी दूसरे पेपर भी देखा, उसमें भी मतलब इससे चाहे ऊपर ऊपर का ही क्वेश्चन पूछे लेकिन पूछते ज़रूर है। अगर ये सिलेबस है इसको हल्के में नहीं ले सकते, मतलब इसमें ऑप्शनल में इसके साथ में कोई सा टॉपिक नहीं है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि भौतिक प्रदेश हो गया, उसमें तो राजस्थान का परिचय वगैरह वो चीज़ें भी आ जाती है, लेकिन ये इसमें ऑप्शनल में कोई टॉपिक नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट जो है वो है RT 2009। अब बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता है भाई, जो भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको पता है कि RT 2009 से क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। अभी रीट में ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें जो क्वेश्चन पूछा रीट में का, बहुत सारे बच्चों के को गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो टाइम पर रिवाइज नहीं कर पाए। अरे जब ये स्कोरिंग टॉपिक है तो आपको इन पर इतनी कमांड होनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त कमांड होनी चाहिए, आपको रिविज़न की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ले देखे थोड़े ही तो टॉपिक हैं। अगर ये भी आपके कंप्लीट नहीं है तो फिर तो आपने कंप्लीट किया ही क्या है, वो तो ये वाली बात हो गई ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो RT इस टॉपिक पर तो आपको बहुत खास कमांड रखनी है। नेक्स्ट है अधिगम। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो आपने, मुझे नहीं पता आपने देखा नहीं देखा, लेकिन अधिगम स्थानांतरण, आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि नहीं किया? अधिगम वैसे तो सारी चीज़ें दे रखी है, अधिगम का सब कुछ हमें पढ़ना है, लेकिन अधिगम स्थानांतरण से क्वेश्चन बनते हैं कि एक नकारात्मक स्थानांतरण है या सकारात्मक स्थानांतरण, वहाँ से छोटा सा सब टॉपिक है लेकिन वहीं से क्वेश्चन बनता है। अधिकतर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन वहीं से उठता है। नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समायोजन के तरीके। समायोजन जो है वो टॉपिक दे रखा है, उसमें सारी पढ़ना तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आप चाहे कोई सा भी पेपर देख लो, उसमें समायोजन की जो युक्तियाँ हैं, जो रक्षात्मक युक्तियाँ हैं, औचित्यकरण, उदात्तीकरण, वो वाली चीज़ें, उनसे एक क्वेश्चन, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। मोस्टली 90% क्वेश्चन वहीं से बनता है। आप पूरा टॉपिक को पढ़े लेकिन वो एक जो सब टॉपिक है ना उसको घोट के पीना है। तो ये जो हो गया एक स्कोरिंग टॉपिक है। अधिगम स्थानांतरण हो गया, समायोजन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि। बुद्धि इसमें से भी बुद्धि पूरा दे रखा है हमारे सिलेबस में, लेकिन रीट मेंस में दे रखा है, लेकिन इसमें जो बुद्धि मापन वाली जो चीज़ें हैं ना उनको कमांड रखनी है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं, ऊपर ऊपर से बने तो कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन एक वो होता है ना जहाँ की ज़्यादा चांसेस है। कोई सा भी टॉपिक होता है ना उसका रेशियो देखा करो कि किस सब टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उस सब टॉपिक पर कमांड रखनी है। हर टॉपिक का रेशियो देखो कि यहाँ से सब टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो इसमें से जो है वो बुद्धि मापन है, जो उसकी विधिया है, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट जो है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। बहुत छोटा सा टॉपिक है वो, लेकिन और बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत होता है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ उसमें हवा ही नहीं लगी कि शिक्षण अधिगम सामग्री का जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछ रहे हैं। बच्चे बहुत बाद में आके देख रहे हैं क्या पूछा, लेकिन जब आपने इजी टॉपिक मान के उस पर कमांड की ही नहीं, कभी ढंग से व्यवस्थित पढ़ा ही नहीं, तो फिर वो क्वेश्चन कैसे हिट होगा। इसलिए इजी टॉपिक है लेकिन स्कोरिंग टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन, इसके बिना पेपर जो है कंप्लीट होता ही नहीं है। तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से इस पर जो है कमांड करनी है। ये जो है टोटल 25 जो टॉपिक हैं, और 25 ये जो है लगभग एक दो क्वेश्चन मान के 25 से 30 क्वेश्चन तो आपके कहीं न कहीं, क्योंकि योजना है ना, योजना जैसे खिलाड़ी हो गए तो 1 से 2 क्वेश्चन उठ जाते हैं, योजना हो गई 1 से 2 क्वेश्चन उठ जाते हैं। जब इस तरीके से करके 25 से कम से भी कम 30 नहीं मानो तो 25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। 25 क्वेश्चन तो आपको पहले ही पता है कि 25 क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे, फिर भी बच्चों के क्लियर नहीं होता है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है साइंस और मैथ्स जिनके भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए कुछ 10 टॉपिक है। वो ये हैं गुणनखंड। जैसे हम कुछ भी, ये फर्स्ट ग्रेड, अभी भी फर्स्ट ग्रेड का पेपर उसमें भी देखा होगा, गुणनखंड हर एग्जाम में देता है। गुणनखंड का टॉपिक होता ही होता है, चाहे वो शून्य पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, लेकिन गुणनखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और बनता है, बनेगा नहीं बनता है, ये पैटर्न है। प्रतिशतता अगर आपके सिलेबस में है, प्रतिशतता किसी भी एग्जाम के सिलेबस में, तो इसके बिना पेपर कंप्लीट नहीं होता है।
लाभ हानि इसके बिना पेपर कंप्लीट नहीं होता है। ब्याज में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दो आते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है उससे ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन बनने की, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे स्कोरिंग टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक वो है त्रिभुज। त्रिभुज के बिना कोई सा भी पेपर कंप्लीट नहीं होता, और त्रिभुज से और स्पेशली सर्वांग समता या समरूपता, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नोटिस करना सीखो, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे त्रिभुज के अंदर यहाँ पर वर्ग वगैरह चतुर्भुज सारी चीज़ें हैं, लेकिन त्रिभुज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ग से भी जो है एक क्वेश्चन बनता है, अधिकतर वर्ग से भी जो है क्वेश्चन बन जाता है। या तो घन से बनेगा, घन या घनाक, या तो इससे बनेगा या फिर वर्ग से बनेगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्षेत्रमिति में, इनमें जो है या तो वर्ग का क्वेश्चन दे देगा या फिर घन घनाक का इस यहाँ से क्वेश्चन दे देगा। और ज्योमेट्री में त्रिभुज से क्वेश्चन बनने की इसकी तो गारंटी है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है प्रायिकता। प्रायिकता ऐसा टॉपिक है जो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम में जिसमें ये मेंशन नहीं है। अधिकतर एग्जाम में ये मेंशन होता है अगर मैथ्स उनके सिलेबस में है तो। और प्रायिकता ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं, फिर भी वो सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम ढंग से पढ़ते ही नहीं है, हम पता ही नहीं है भाई ये स्कोरिंग टॉपिक है तो उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो प्रायिकता जो है एक स्कोरिंग टॉपिक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइंस की, यानी कि मैथ्स के अंदर आपको ये जो टॉपिक जो है मैथ्स में, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से जो है कमांड करके चलना है। इन टॉपिक्स की आपके पास बहुत अच्छे से कमांड होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में सबसे इजी चैप्टर जो है मुझे लगता है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। लेकिन आपने देखा हो अभी जो पशु परिचर के पेपर हुए थे, सीईटी के पेपर हुए थे, उनमें यहाँ इस टॉपिक से भर के क्वेश्चन दिए और फिर भी बच्चों को गलत करके आ रहे हैं, फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जितना इनको टाइम देना चाहिए था उतना नहीं दिया। लगता है यार कि बुक कोई सा भी बुक पढ़ो उसमें 1 से 2 पेज के अंदर ये बुक चैप्टर दे रखा होता है, 2 से 3 मान लो, भले 2 पेज मेनली एवरेज होता ही होता है। तो 2 पेज का क्या है, ऐसे रेंडमली रिवीजन कर देते हैं, रेंडमली पढ़ लेते हैं कि यार इससे कुछ ये तो हो जाएगा, लेकिन जब ढंग से क्वेश्चन बनता है ना तो वहाँ पर भी जो है हम गलत कर देते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, इसको हल्के में नहीं लेना है। नेक्स्ट जो है वो है कोशिका सेल से 100% क्वेश्चन बनता है, इसके बिना पेपर कंप्लीट नहीं होता। कहीं से भी पूछेंगे लेकिन कोशिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है जैव प्रक्रम के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे श्वसन हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है पोषण के अंदर वो जो ह्यूमन बॉडी वो आ गई, जैसे ये हमारा जो पाचन तंत्र है ये आ गया। और आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, चाहे वो सीईटी ले लो, चाहे पशु परिचय ले लो, चाहे छोटा से छोटा एग्जाम ले लो, चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम ले लो, अगर उसमें जनरल साइंस मेंशन है तो सिर्फ और सिर्फ इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, पोषण वाले से। यानी कि जो हमारा जो पाचन तंत्र है यहीं से क्वेश्चन बनता है, 95% यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको तो बहुत अच्छे से जो है कमांड करके लेके चलना है, इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट जो है वो है नियंत्रण एवं समन्वय जो है इसमें ये यानी इसमें मेनली आपको हार्मोन पर ध्यान देना है। ये तो है टॉपिक हार्मोन का ही है। इसमें एक हार्मोन का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता ही आता है, अगर आपके सिलेबस में जनरल साइंस दे रखी है। ये तो हमारे तो पूरे साइंस में इसके तो पूरा सब्जेक्ट साइंस है, उसमें हार्मोन का क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, आएगा 100% आएगा। और जिनके जनरल साइंस दे रखी होती है उनमें तो 100% हार्मोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन डालते हैं। अभी भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसमें जनरल साइंस है और उसमें हार्मोन वाला क्वेश्चन आया जो बच्चों से नहीं हुआ। ये तो स्कोरिंग टॉपिक है, क्यों नहीं हुआ? आपने स्कोरिंग टॉपिक को ढंग से पढ़ा ही नहीं तो फिर वो कैसे होगा। नेक्स्ट जो है वो है रोग, ये भी स्कोरिंग टॉपिक है। एक रोग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, बिना रोग के, बिना इसके हार्मोन के और बिना जो है पाचन तंत्र के, जहाँ तक मैंने देखा है इन 3 क्वेश्चन के बिना पेपर कंप्लीट होता ही नहीं है। अगर आपके सिलेबस में जनरल साइंस मेंशन है तो भी इनके बिना जो है वो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन आरएसएसबी का मुझे जो लगता है वो है प्रकाश। इससे जो है ना आरएसएसबी भर के क्वेश्चन बनाती है हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम दे दो। प्रकाश का, एक पाचन तंत्र का और ये एक हार्मोन का और एक रोग, ये 4 क्वेश्चन फिक्स है, कंफर्म है। ये 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तो चलो साइंस मेंस के जो रीट मेंस के जो है इनके सिलेबस में है, लेकिन ये जो दूसरे जो 4 टॉपिक ना, पाचन तंत्र हो गया, हार्मोन हो गया, रोग हो गया और
प्रकाश हो गया, ये जो टॉपिक है, जैसे फिजिक्स में और भी टॉपिक्स हैं, गति हो गया, वेग हो गया, ये दूसरे भी है, लेकिन प्रकाश, इसके बिना पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो आपको जो है ये जो साइंस में वालों को तो टोटल जो 40 नंबर हो गए, 40 से 45 नंबर हो गए। आपको पहले पता है 40 से 45 नंबर जो हुए वो आपको पहले ही दे रखे हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कमांड करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपकी स्ट्रेटजी में इन चीज़ों को शामिल करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम जो है कुछ ना कुछ चीज़ें डालती रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है RSSB PYQ के शॉर्ट नोट्स, उनका जो है उनकी क्लासेस मैंने लगा रखी है, तो उम्मीद करती हूँ वो भी आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।